नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो कि थोड़ा गंभीर है, लेकिन बहुत ज़रूरी सब विषय है। और एक बार अगर आप इसको कायदे से धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुन लेंगे, देख लेंगे, तो फिर आपको चीन की अर्थव्यवस्था, चीन की तरक्की और पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उसका क्या महत्व है, उसने किस तरह से ये अचीव किया है और किस तरह से पश्चिमी दुनिया उसकी इस कामयाबी को देखने में नाकाम रही है और अभी भी गलतियां कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं। ये कार्यक्रम मैं 2 सवालों से कर रहा हूं। ये सवाल लाख टके के सवाल नहीं हैं, बल्कि खरबों डॉलर के सवाल हैं। सिर्फ 25 साल में चीन ने अपनी जीडीपी को 14 गुना बढ़ा लिया है। 2001 में चीन की जीडीपी 1.36 ट्रिलियन डॉलर थी और 2025 में वो 19.5 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई। मानव इतिहास में किसी भी देश ने इतने कम समय में इतना बड़ा जीडीपी का उत्पादन नहीं किया है, इतना महत्वपूर्ण परिपूर्ण आर्थिक तरक्की नहीं की है। तो सवाल यहाँ से पहला ये उठता है कि अगर चीन ने इतनी बड़ी तरक्की की है, तो ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, पश्चिम के दूसरे देश, अमेरिका, उसकी इस सफलता से कोई सबक क्यों नहीं सीखते हैं? सवाल नंबर 1। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि पिछले 15-20 सालों से, 25 सालों से जितनी बार चीन के पतन की भविष्यवाणी की गई है, वे सभी कैसे गलत साबित हो गई। क्योंकि पिछले 20-25 सालों से लगातार पश्चिम के अर्थशास्त्री ये भविष्यवाणी करते रहे कि चीन की इकोनॉमी अब धराशायी हो जाएगी, अब चीन गिरेगा, तब गिरेगा। लेकिन इसके विपरीत चीन खड़ा होता गया, मजबूत होता गया, उसकी इकोनॉमी बढ़ती गई, उसका आर्थिक प्रभाव बढ़ता गया। ये कैसे हुआ, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले चीन के आर्थिक चमत्कार को समझना जरूरी है, और वो हम विशुद्ध आंकड़ों के जरिए समझेंगे। कोई वाकजाल उसके लिए गढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि 2001 में चीन की जीडीपी जो थी वो 1.36 ट्रिलियन डॉलर थी। 2025 में वो लगभग 19.5 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच चुकी है। यानी 25 सालों में 14 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ये सिर्फ प्रतिशत की बात नहीं है। अगर पूरे आंकड़ों को देखेंगे तो चीन ने 25 सालों में करीब 18 ट्रिलियन डॉलर का अतिरिक्त आर्थिक उत्पादन अपनी इकोनॉमी में जोड़ा है। इतिहास में इससे बड़ा इकोनॉमिक आउटपुट का संचय किसी ने भी नहीं किया है। याद रखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे करोड़ों लोगों का गरीबी से बाहर निकलना भी है। चीन ने लगभग 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, और ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी गरीबी उन्मूलन कहानी है, योजना है। 1978 में देंग शियाओपिंग के आर्थिक सुधारों के बाद से चीन की औसत वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग 9 से 10% तक कई दशकों तक बनी रही। विश्व बैंक ने खुद कहा, विश्व बैंक चीनी अर्थव्यवस्था का समर्थक नहीं है, विरोधी है। उसने खुद कहा कि यह किसी प्रमुख अर्थव्यवस्था द्वारा इतिहास की सबसे तेज और सबसे लंबी निरंतर चलने वाली वृद्धि है। तो ये तो आंकड़ों के हिसाब से जो चमत्कार किया है चीन ने, वो है। अब आते हैं कि जो पतन की भविष्यवाणियां लगातार की जाती रहीं कि चीन का ये जो मॉडल है
वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसके ये कारण हैं, वो कारण हैं। अब इस पर आते हैं। पश्चिमी मीडिया और अर्थशास्त्रियों ने पिछले 2 दशकों में कई बार चीन के क्रैश की भविष्यवाणी की। सबसे पहले सबसे बड़ा उदाहरण लेते हैं। 2013 में नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था, चीनी मॉडल अब अपनी ग्रेट वॉल से टकराने वाला है। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्रैश कितना बुरा होगा। यानी 2013 में पॉल क्रुगमैन कह रहे थे कि अब तो ढहने वाली है, अब ये देखना है कि ये कितनी बुरी तरह से ढहती है चीनी अर्थव्यवस्था। उस समय चीन की जो जीडीपी थी 9 ट्रिलियन डॉलर से भी कम थी, और 13 साल बाद यानी 2013 से 2026 के बीच में 13 साल के दौरान वो 20 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई। कोई क्रैश नहीं हुआ, कोई अर्थव्यवस्था में गिरावट नहीं हुई, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे ये लगे कि चीनी अर्थव्यवस्था तबाह हो रही। हार्ड लैंडिंग शब्द तो 2000 से 2010 के आसपास तक हर इकोनॉमिस्ट यूज़ करता था। ये फैशन बन गया था कि चीन की जो इकोनॉमी है उसकी हार्ड लैंडिंग होगी, यानी वो तबाह होके रहेगी। हर कुछ साल बाद कोई एक नया लेख आता है, वो बोलता है कि चीन का रियल एस्टेट बुलबुला फटने वाला है, जो कर्ज का पहाड़ उसके सिर पर है वो उसको ढहा देगा, जो जनसांख्यिकी का संकट है, डेमोग्राफी का संकट है, वो अर्थव्यवस्था को निगल जाएगा। लेकिन चीन हर बार खड़ा रहा, न सिर्फ खड़ा रहा बल्कि आगे बढ़ता रहा। क्यों? क्योंकि पश्चिमी विश्लेषक अक्सर चीन की व्यवस्था को अपने चश्मे से देखते हैं। वे सोचते हैं कि राज्य का जो मजबूत नियंत्रण है और राज्य के जो स्टेट के ऑनरशिप वाले जो उद्यम हैं, उद्योग हैं, और राजनीतिक व्यवस्था जो है वो विकास को अपने आप कुछ समय बाद रोक देगी। लेकिन चीन ने साबित कर दिया कि एक अच्छी तरह से मैनेज्ड जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें आधा मार्केट है और आधा स्टेट है, इतिहास की सबसे सफल विकास की कहानियों में से हो सकती है। ये चीन ने इस प्रयोग से साबित कर दिया। अब इसके तीसरे हिस्से में आते हैं। चीन की आर्थिक नीतियां और सफलता का जो असली रहस्य है वो क्या है, इसको समझते हैं। चीन ने चमत्कार कैसे किया। 1978 के बाद नीतियों को मुख्य रूप से 3 पिलर्स पर खड़ा किया गया। पहला पिलर था रिफॉर्म और ओपननेस, सुधार और खुलापन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया गया और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया। पहला इसका ये था। दूसरा था बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग में निवेश करना, भारी पूंजी लगाना। और तीसरा था कि रणनीतिक औद्योगिक नीति, मेड इन चाइना 2025, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में राज्य ने सबको सीधा समर्थन दिया, सीधा सपोर्ट किया। अब आज की प्रमुख नीतियां देखें। ड्यूअल सर्कुलेशन, जिसमें घरेलू बाजार को तो मुख्य आधार बनाना है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी जारी रखना है, तो दोनों तरफ पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कॉमन प्रॉस्पेरिटी, जो डिस्पैरिटी है समाज में उसको कम करना है और जो मिडिल क्लास है उसका विस्तार करना है। 15वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2026 से शुरू हुई है और 2030 तक चलेगी, उसका लक्ष्य है तकनीकी आत्मनिर्भरता, इनोवेशन और ग्रीन इकोनॉमी पर जोर। ये उसका कुल मिलाकर ये आर्थिक नीतियों में चीन ने ये प्रयोग किए हैं और इस लाइन पर चल रहा है। चुनौतियां भी हैं। रियल एस्टेट क्षेत्र में संकट है। स्थानीय सरकारों का जो कर्ज है काफ़ी बढ़ गया है। आबादी, डेमोग्राफी जो है उम्र दराज हो रही है और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसमें
उछाल नहीं दिख रहा, थोड़ा कमज़ोरी आई है। वृद्धि दर जो इकोनॉमी की, जो हम 8-9% की बात कर रहे थे, वो घटकर 4 से 5% के आसपास आ गई है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये ध्यान देने की बात है कि जब 8-9% थी तब जो इकोनॉमी का बेस था छोटा था। अब इकोनॉमी उसके 14 गुना बढ़ गई है और जो 4 से 5% की वृद्धि है वो भी उस अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि उसका बेस बहुत बड़ा हो गया है। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या इतिहास में कोई और देश इतनी तेजी से आगे बढ़ा है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या मानव इतिहास में किसी और देश ने चीन जैसी तरक्की की है। आंकड़ों के आधार पर बिल्कुल नहीं की है। चीन इस मामले में अकेला है। अगर प्रतिशत वृद्धि दर, जैसे मैंने बताया 8-9%, फिर 4-5%, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और सिंगापुर ने भी 1960 और 1990 के बीच में 8 से 12% की वृद्धि दर हासिल की थी। लेकिन ये सारी इकोनॉमी छोटी इकोनॉमी थी। उनके पूर्ण जीडीपी में इजाफा चीन के मुकाबले बहुत 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 छोटा रहा। अब उपनिवेशवादी देशों की बात करते हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ये तो दुनिया भर की दौलत को लूट कर ले गए थे। क्या उस लूट से और फिर जो वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई उससे क्या इनकी इकोनॉमी में इतनी तेज़ तरक्की हुई, इतनी बड़ी तरक्की हुई? इसका भी जायज़ा लेते हैं। तो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के दौरान वृद्धि दर आमतौर पर 1 से 3% के बीच रही। अमेरिका में 19वीं सदी और 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में ये 3 से 4% तक रही। वे सदियों में विकसित हुए हैं। चीन ने ये केवल दशकों में काम करके दिखाया है। उपनिवेशवादी देशों को साम्राज्य, संसाधनों की लूट और लंबे समय का फायदा मिला। चीन ने कोई साम्राज्य नहीं बनाया, कोई उपनिवेश नहीं बनाया। बिना किसी साम्राज्य के अपनी आबादी और नीतियों के दम पर ये करके दिखाया है। यही कारण है कि बहुत सारे अधिकांश विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन का आर्थिक चमत्कार न सिर्फ तेज है बल्कि इतिहास में सबसे प्रभावशाली भी है। अब वो जो मूल सवाल मैंने पहला किया था कि अगर चीन का ये इकोनॉमिक मॉडल इतना कामयाब है, इतने कम समय में उसने इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो पश्चिम इससे सीखता क्यों नहीं है, इससे सबक क्यों नहीं लेता है? उसमें और चीन के बीच में लगातार गैप बढ़ता जा रहा है, माफ़ कीजिएगा, घटता जा रहा है। जो आगे थे यूरोपीय देश, अब धीरे धीरे चीन से नीचे चले जा रहे हैं। इकोनॉमी के मामले में तो दुनिया में नंबर 2 की इकोनॉमी हो ही चुकी है चीन की, अमेरिका के बाद। तो पश्चिम जगत क्यों नहीं सीखता है? तो एक कारण तो वैचारिक है। वे राज्य के मजबूत नियंत्रण को स्वीकार नहीं करना चाहते। दूसरा कारण उनका अहंकार है। वो लोग अभी भी मानते हैं कि लोकतंत्र और मुक्त बाजार ही एकमात्र सफल मॉडल है। लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। आंकड़े मैंने बताया, जब चीन 14 गुना बढ़ रहा था, कई पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं धीमी वृद्धि, ऊंचे कर्ज और सामाजिक असंतोष से जूझ रही थीं। चीन की सफलता हमें याद दिलाती है कि विकास का कोई एक फार्मूला नहीं होता है। प्रैग्मेटिज्म, दीर्घकालिक सोच, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश और राज्य और बाजार के बीच एक बैलेंस बनाए रखना, ये सब मायने रखता है। तो दोस्तों, चीन का ये आर्थिक चमत्कार सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब कोई राष्ट्र अपने संसाधनों, अपनी आबादी और अपनी इच्छा शक्ति को एक दिशा में लगा देता है तो इतिहास बदल सकता है। पतन की भविष्यवाणियों को बार बार वो झुठला सकता है, गलत साबित कर सकता है, क्योंकि वो जो भविष्यवाणियां थी ज़्यादातर वो पूर्वाग्रहों से, दुराग्रहों से और दुर्भावनाओं से प्रेरित थी, आंकड़ों से नहीं।
अब सवाल आपके सामने है, क्या दुनिया चीन से सीखेगी? दुनिया को छोड़ देते हैं? क्या भारत चीन से सीख सकता है? पड़ोसी देश है। क्या भारत को उससे कुछ सीखना चाहिए? भारत में सीखने की प्रवृत्ति आज के भारत में तो बिल्कुल भी नहीं है। एक ज़माने में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी इस देश में, और भारत ठीक है चीन की रफ्तार के साथ नहीं, लेकिन 8-9% की वृद्धि दर तक पहुंच गया था। यानी उसको सस्टेन करने की बात थी कि अगर वो 2-3 दशकों तक और चलती तो शायद हम चीन जैसी तरक्की न कर पाते, लेकिन हम एक ठीक ठाक अच्छी अर्थव्यवस्था के मालिक होते। लेकिन जो 2012-13 के बाद एक अराजकता का माहौल बना, और उसके बाद फिर एक ऐसी सरकार आई जिसके पास कोई आर्थिक दृष्टि नहीं थी, जिसका पॉलिटिकल एजेंडा सारी चीज़ों पर हावी हो रहा था, जिसने देश के अंदर का माहौल ख़त्म किया, क्रोनी कैपिटलिज्म को ही उसने इकोनॉमी मान लिया, सारी चीज़ें उन्हीं को सौंपने लगी, और देश में आर्थिक गैर बराबरी बढ़ने लगी, गरीबी बढ़ने लगी, और जिस तरह की नीतियाँ इस सरकार ने अपनाई उससे एफडीआई भी ख़त्म हो गई, माइनस में चली गई। जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि पिछले 1-1.5 साल में 97% की गिरावट आई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को छोड़िए, भारत के पूंजीपति अपनी पूंजी लेके बाहर जा रहे हैं, अमेरिका और यूरोप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी सरकार की ठीक उल्टी नीतियाँ, ये अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाली नीतियाँ हैं। ये दुनिया से कुछ नहीं सीख रही, अपने पड़ोस से कुछ नहीं सीख रही है, और इसका जो नतीजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है, हम देख रहे हैं कि न रोज़गार हैं और सारी व्यवस्था चौपट हो रही है। हमारे युवक नाराज़ हैं, दुखी हैं, क्रोधित हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये नौबत इन 12 सालों में आई है। एक सरकार 12 सालों में किसी देश को कितना पीछे धकेल सकती है, ये उसका उदाहरण है। और एक देश चीन है जो इस बात का उदाहरण है कि एक लंबे समय की दीर्घकालिक ठोस आर्थिक नीतियां लेकर चले तो वो अपनी जनता का भी भला कर सकती है, और अपने देश को भी अपने पैरों पर नहीं पंखों पर खड़ा कर सकती है। क्योंकि फिर तो इकोनॉमी आप देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में उसकी छलांग लगा रही है। अमेरिका तक घबराया हुआ है, यूरोप तक घबराया हुआ है, और अब सब ये मान रहे हैं कि चीन का ही भविष्य है, चीन ही सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क कम से कम आर्थिक तौर पर तो बनने ही वाला है। मिलिट्रीली भले ही उतना ताकतवर ना हो, लेकिन अपनी हिफाजत कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके, ये दम उसमें आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।